THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम आप फिजिक्स सीख रहे हैं। फिजिक्स में हमने पिछले वीडियो में बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही लूप अथवा कुंडली पर बलयुग्म का घूर्ण सीखा था। आज उसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी हम सीखने वाले हैं बच्चों, धारामापी। धारामापी सीखने वाले हैं। आज की टॉपिक हमारी धारामापी है। धारामापी क्या है बच्चों? धारामापी वह यंत्र है, वह युक्ति है, वह व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का संसूचन, मतलब धारा है कि नहीं है और कितनी है, उन्हें संसूचन और मापन कराया जाता है कि है तो फिर कितनी है पता लगाया जाता है। तो क्या डेफिनेशन बता देंगे आप कि वह युक्ति या वह व्यवस्था या वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अब आपके मन में आएगा तो अमीटर से भी धारा मापा जाता है, तो अमीटर और धारामापी की जरूरत क्या पड़ेगी? तो बच्चों, धारामापी और अमीटर की जरूरत पड़ेगी। अमीटर जो मान हमें देता है वो एकदम शुद्ध मान नहीं देता है, शुद्ध मान से थोड़ा सा कम देता है। और एक अमीटर में समस्या है कि अमीटर जब अमीटर से सिर्फ और सिर्फ एक दिशा की धारा मापी जा सकती है। आपको सिखाया गया होगा कि जब अमीटर को आप किसी परिपथ में लगाते हैं तो परिपथ में लगाते समय उसे श्रेणी क्रम में इस प्रकार से लगाते हैं कि उसका धन टर्मिनल बैटरी के धन सिरे की ओर और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण सिरे की ओर हो। सीखे हुए हैं अमीटर के टाइम क्लास 10th में। हम धारामापी में भाई जब आप अमीटर को जोड़ देते थे श्रेणी क्रम में धन धन की तरफ ऋण ऋण की तरफ, तो एक धन से ऋण की तरफ जो धारा बहती थी सिर्फ उसी धारा की एक दिशा की धारा को ही वो माप पाता था। अगर धारा की दिशा उलट जाए किसी भी तरीके से तो वो अमीटर उस समय धारा का मापन बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन यहाँ धारा की दिशा उलट जाएगी तो भी धारा मापेगी। तो दो लाभ हो रहे हैं। एक तो लाभ हो रहा है कि शुद्ध मान देगा और दूसरा लाभ होगा कि दोनों दिशाओं की धारा माप लेगा। तो बच्चों, धारामापी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। धारामापी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स बहुत उपयोगी हैं, बोर्ड की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो आज हम आप मिलकर सीखने वाले हैं धारामापी। धारामापी में चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई कई प्रकार की धारामापियां होती हैं आपके सिलेबस में और मुख्य रूप से सारे सिलेबस में सब यही मुख्य रूप से पढ़ना है, बोर्ड की दृष्टि से भी, तैयारी की दृष्टि से भी। चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सीखना है बच्चों। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीखना शुरू करते हैं। सीखने से पहले हम धारामापी की डेफिनेशन मन में बैठा लें कि धारामापी वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा का संसूचन एवं मापन किया जाता है। अब सीख गए तो चलिए धारामापी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। धारामापी क्रम से सीखते हैं। चलिए धारामापी सीखना है। गैल्वेनोमीटर, तो धारामापी तो सीखे बच्चों कि धारामापी क्या हो गई? वह युक्ति हो गई, वह साधन हो गया जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। धारामापी दो प्रकार की होती है भाई। धारामापी में भी हमको बच्चों चल कुंडली धारामापी या पढ़नी है, उसकी भी डेफिनेशन आप वही लिखेंगे कि वह यंत्र या वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का मापन किया जाता है चल कुंडली धारामापी कहलाती है। क्यों चल कुंडली धारामापी इसका नाम रखा है बच्चों? इसमें जब किसी परिपथ में कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म लगता है। अभी पीछे हम सीखे थे, हम बलयुग्म का गुण भी निकाल लेते, टाउ बराबर mb sin थीटा आया था। तो जो बलयुग्म है वो घुमाने का प्रयास करता है, घुमाता है, तो वही घुमाना भाई मूव कराता है, तो वही मूव। इसी कारण चूंकि कुंडली कॉइल घूमता है, इसी कारण इस धारामापी का नाम लिखा है मूविंग कॉइल धारामापी, गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारामापी। तो भाई चल कुंडली धारामापी की भी वही डेफिनेशन लिख देंगे कि वह धारामापी जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का संसूचन एवं मापन कराया जाता है चल कुंडली धारामापी कहलाती है।
जो दो प्रकार की होती है, एक निलंबित चल कुंडली धारा मापी, निलंबित सस्पेंडेड निलंबित चल कुंडली धारा मापी, और दूसरी आपकी होती है कीलकित चल कुंडली धारा मापी। बच्चों दोनों के कार्य सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। जो सिद्धांत है निलंबित चल कुंडली धारा मापी का, वही कीलकित का भी है। रचना में थोड़ा सा अंतर है और कार्य का रेंज थोड़ा सा अलग अलग है। ये लगभग 10⁻⁹ मीटर तक एम्पियर तक की धारा माप सकती है, जबकि ये केवल 10⁻⁶ एम्पियर तक की धारा मापती है। तो बच्चों दोनों की डिफिनीशन वही लिखनी है जो धारा मापी की है। रचना दोनों की अलग अलग होगी, रचना हम अलग अलग सीखेंगे, और कार्य सिद्धांत दोनों का एक ही होगा, कार्य सिद्धांत एक के सीखेंगे। तो एक सीख लीजिए, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ रचना चेंज करनी है आपको, रचना बदल देंगे, आपको दूसरी वाली धारा मापी पता चल जाएगी। तो आज की धारा मापी हमारे लिए बच्चों निलंबित चल कुंडली धारा मापी है। अब हम निलंबित चल कुंडली धारा मापी सीखेंगे आज, निलंबित चल कुंडली धारा मापी। चलिए निलंबित चल कुंडली धारा मापी पढ़ते हैं। सस्पेंडेड मतलब टंगा हुआ, त्रिशंकु है, लटका दिया गया बच्चों। निलंबित चल कुंडली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा मापी है। त्रिशंकु नाम सुने होंगे सबने, बेचारे स्वर्ग जाने के चक्कर में लटक गए थे बीच में, तो यहाँ वही गैल्वेनोमीटर भी ऐसे ही लटका दिया गया है। कहाँ लटका दिया गया है वही सीखना है हमको। तो डेफिनेशन आप वही लिख देंगे कि वह धारा मापी जिसमें, या भाई डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि वह धारा मापी जिससे परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, धारा का संसूचन और मापन किया जाता है। अगर निलंबित शब्द को विस्पष्ट करना चाहते हैं तो आप बता देंगे वह धारा मापी जिसमें कुंडली नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लटकी होती है, टंगी होती है, निलंबित होती है, निलंबित चल कुंडली धारा मापी कहलाती है। बात में बैठी, वह धारा मापी जिसमें कुंडली नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच निलंबित होती है, टंगी होती है, अटकी होती है, समझ लें, वही निलंबित चल कुंडली धारा मापी कहलाती है। तो निलंबित चल कुंडली धारा मापी हमको सीखना है। सीखने में सबसे पहले उसकी रचना सीख लें, फिर कार्य सिद्धांत सीखा जाएगा। रचना उसकी क्या होगी बच्चों, सामने है निलंबित चल कुंडली धारा मापी। क्या है इसमें मुख्य रूप से आप समझाएंगे, उसमें एल्युमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है। फ्रेम देख रहे हैं, यही फ्रेम एल्युमिनियम का है बच्चों। एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली होती है। यहाँ देख रहे हैं आप, तांबे के तार की कुंडली प्रतीक बनाया गया बच्चों। आप याद क्या करेंगे कि इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम के एक आयताकार फ्रेम पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली होती है। यह कुंडली फास्फर ब्रांच देख रहे हैं, फास्फर ब्रांच के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच लटका दी जाती है। फिर से बैठा लें, एक इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम का एक आयताकार फ्रेम देख रहे हैं, उस पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली उसके ऊपर दिखाई गई है। यह कुंडली हमने कहा फास्फर ब्रांच के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच लटका दी जाती है। कुंडली के भीतर एक बेलनाकार लौह क्रोड लगा होता है, एक बेलनाकार लौह क्रोड लगा होता है। यह बेलनाकार लौह क्रोड कुंडली ना तो कुंडली को कहीं स्पर्श करता है, मतलब कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। बात बन बैठी, कुंडली के भीतर हम करेंगे बेलनाकार लौह क्रोड। अब बेलनाकार लौह क्रोड और नाल चुंबक के दो ध्रुव क्यों लगाएंगे बच्चों? नाल चुंबक का ध्रुव इसलिए लगाया जाता है, इसके भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा त्रिज्या की दिशा में होती है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। तो ठीक वही काम जब
हाँ, यहाँ जब लाल चुंबक के दो ध्रुव लगा दिए जाएंगे तो जो वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जो कुंडली आपने लगा रखी है उस कुंडली के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब लंबवत होते हैं तो उस साइन जो बल आघूर्ण लगता है, जो टार्क लगता है बच्चों, वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो भाई टार्क सबसे मैक्सिमम होगा, अभी आप कार्य सिद्धांत सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे उसको मैक्सिमम होने से क्या लाभ मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि बेलनाकार लौह रोड रखा होता है जो कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। आप दो टर्मिनल देख रहे हैं ना, टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है, टर्मिनल T2 से धारा बाहर निकल जाती है। एक समतल दर्पण देख रहे हैं बच्चों। समतल दर्पण क्या है? आप बताएंगे कि एक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश और समतल दर्पण जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से कुंडली का जो विक्षेप है वो पैमाने पर पढ़ा जाता है। आप कार्य सिद्धांत अभी पढ़ेंगे तो कार्य सिद्धांत में आपको बताया जाएगा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा, बलयुग्म कुंडली को घुमाएगा। तो और जो घुमाव वाला कोण होगा वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब धारा बढ़ेगी तो कुंडली का विक्षेप बढ़ेगा, धारा घटेगी तो कुंडली का विक्षेप घटेगा। तो भाई अगर ऐसा होगा तो हम ये समझ गए कि कुंडली का विक्षेप हमको पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वही कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए क्या किया गया, एक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश और समतल दर्पण का प्रयोग किया गया। लैंप समझ रहे हैं, लैंप से प्रकाश समतल दर्पण पर गिरेगा और जैसे जैसे कुंडली घूमेगी, आप देख रहे हैं कुंडली के साथ ही समतल दर्पण लगा हुआ है, तो जैसे जैसे कुंडली घूमेगी दर्पण भी वैसे वैसे घूमेगा। तो दर्पण पर जो प्रकाश पड़ रहा है परावर्तन द्वारा वो पैमाने पर चलेगा तो थोड़ा सा घूमेगा तो थोड़ा सा ही प्रकाश खिसक जाएगा बच्चों, आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कितनी धारा बह गई। तो रचना में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुंडली का विक्षेप किसके द्वारा पढ़ा जाता है, किसी लैंप से उत्सर्जित प्रकाश और समतल दर्पण द्वारा। रचना खत्म बच्चों, सब बात फिर से ध्यान से सुन लें। इसमें मुख्यतः हमने कहा एल्युमिनियम के एक आयताकार फ्रेम पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली, ऊपर कुंडली बनाई गई, नीचे एल्युमिनियम का फ्रेम है। यह कुंडली हमने कहा फास्फोर ब्रांच के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों के बीच लटका दी जाती है। तार का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा है। मरोड़ टोपी बच्चों उसको घुमाने, बस घूमने से रोकेगा। हाँ, कुंडली के भीतर एक बेलनाकार लौह इस प्रकार से रखा होता है कि वो आपकी कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। आगे बताएंगे टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है और T2 से बाहर निकल जाती है। कुंडली का विक्षेप एक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश और समतल दर्पण की सहायता से पैमाने पर पढ़ा जाता है। याद होगा? नहीं याद होगा तो एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। इसमें मुख्यतः क्या है, एल्युमिनियम का एक आयताकार फ्रेम, भीतर वाला फ्रेम देख रहे हैं, फ्रेम बना हुआ है, उसके उस पर क्या किया गया है, तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में कुंडली लपेटी गई है। यह कुंडली फास्फोर ब्रांच के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच लटका दी गई। तार का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ है। कुंडली के भीतर एक बेलनाकार लौह क्रोड इस प्रकार से रखा होता है कि वह कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। अब लौह क्रोड की तो बात हुई नहीं है, क्यों रखा गया है और क्यों बेलनाकार ही रखा गया है। आप जान लें कि जब किसी कुंडली के भीतर लौह क्रोड रख दिया जाता है तो उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत बढ़ जाता है और बेलनाकार लौह क्रोड रख देने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी त्रिज्या की दिशा में होगा और त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर फिर लंब हो जाएगी। तो मतलब ये जो बेलनाकार लौह क्रोड है और ये जो नाल चुंबक के ध्रुव है N और S दोनों ही त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे जो कुंडली के पृष्ठ के लंबवत होगा। थीटा हमेशा 90 बना रहेगा, जिस कारण कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण सबसे अधिकतम होगा। वे बलाघूर्ण का रोल देखेंगे। तो मतलब बेलनाकार लौह क्रोड और नाल चुंबक होने के नाते चुंबकीय क्षेत्र हमेशा हमेशा लंबवत बना रहेगा कुंडली पर। तो इतनी बात एक बार फिर से बन बैठा है। रचना हम याद करें बच्चों, रचना एकदम याद हो जाए इस बार। भाई इसमें मुख्यतः एल्युमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है जिस पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली होती है। हमने कहा यह कुंडली फास्फोर ब्रांच के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच लटका दी जाती है।
कुंडली के भीतर एक बेलनाकार लौह इस प्रकार से रखा होता है कि वह कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। फिर हम सीखे कि भाई तार का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है और T2 से बाहर निकल जाती है। कुंडली का विक्षेप आपने कहा कि समतल दर्पण और एक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश द्वारा पैमाने पर पढ़ा जाता है। रचना खत्म बच्चों, हम समझ रहे हैं कि आप सीखे होंगे रचना। ऐसे ही सुंदर सा चित्र बना लेंगे और ऐसे ही जैसे हम याद किए हैं आप भी याद कर लेंगे। रचना याद हो गई, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम रचना इसकी सीख गए तो हम इसका कार्य सिद्धांत सीखेंगे बच्चों। कार्य सिद्धांत क्या है इसका? रचना सीख गए तो कार्य सिद्धांत पर चलें। कार्य सिद्धांत आप समझाएंगे भाई, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली की अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। उस बलयुग्म का नाम प्रतिनयन बलयुग्म या विक्षेपक बलयुग्म होता है। बच्चों पीछे वाली वीडियो में हम सीख गए हैं कि वो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा था, जहां m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था जिसकी वैल्यू m बराबर हम सीखे थे NIA, जहां n क्या थी? कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या थी? कुंडली में बहने वाली धारा, और A था कुंडली द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो इसका भी मैंने आप बताएंगे चल कुंडली धारा मापी का कार्य सिद्धांत भी इसी बात पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। अब हम मान लेते हैं बच्चों कि A क्षेत्रफल और n फेरों की एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार से रखी हुई है कि चुंबकीय क्षेत्र सब जगह पृष्ठ के लंबवत है, थीटा 90 है। तो अगर हम आपसे कह दें कि कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण, कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बच्चों हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे NIAB sin थीटा। जहां आप समझ लें अच्छी तरीके से कि I कुंडली में भेजी गई धारा है, क्योंकि हम समझ गए थे कि बेलनाकार लौह क्रोड और नाल चुंबक होने के नाते थीटा सदैव 90 बना रहेगा। थीटा 90 आपने माना है, तो चूंकि थीटा 90 तो टाउ बराबर हम समझ गए बच्चों NIAB sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगी और टाउ बराबर इतना हो जाएगा। अब एक बात और आपको बच्चों याद करनी है कि जब आप कुंडली को तार से बांधकर धारा प्रवाहित करेंगे तो आपने कहा बलाघूर्ण लगेगा, बलाघूर्ण सीखे थे। बलाघूर्ण कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। एक तार है बच्चों, आप किसी कुंडली को बांध के घुमाएंगे तो क्या तार उसके घूमने का विरोध नहीं करेगा? आप जानते हैं कि वस्तुएं जब अपने रूप अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं तो वो गुण प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता क्लास 11th में पढ़े हैं। आप सीखे थे कि प्रत्यास्थता 3 प्रकार की होती है, एक यंग प्रत्यास्थता, एक आयतन प्रत्यास्थता, एक दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक भी कई प्रकार का होता है बच्चों, उसमें से एक दृढ़ता होती है मरोड़ी दृढ़ता या विमोटी दृढ़ता। मरोड़ी दृढ़ता या विमोटी दृढ़ता मतलब जब ऐंठन के कारण है तो चूंकि थीटा 90 तो टाउ बराबर हम समझ गए बच्चों NIAB sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगी और टाउ बराबर इतना हो जाएगा। अब एक बात और आपको बच्चों याद करनी है कि जब आप कुंडली को तार से बांधकर धारा प्रवाहित करेंगे तो आपने कहा बलाघूर्ण लगेगा, बलाघूर्ण सीखे थे। बलाघूर्ण कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। एक तार है बच्चों, आप किसी कुंडली को बांध के घुमाएंगे तो क्या तार उसके घूमने का विरोध नहीं करेगा? आप जानते हैं कि वस्तुएं जब अपने रूप अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं तो वो गुण प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता क्लास 11th में पढ़े हैं। आप सीखे थे कि प्रत्यास्थता 3 प्रकार की होती है, एक यंग प्रत्यास्थता, एक आयतन प्रत्यास्थता, एक दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक भी कई प्रकार का होता है बच्चों, उसमें से एक दृढ़ता होती है मरोड़ी दृढ़ता या विमोटी दृढ़ता।
मरोड़ी दृढ़ता या विमोटी दृढ़ता। मतलब जब ऐंठने के कारण वस्तुएं विरोध करती हैं, ऐंठन का विरोध करती हैं, ऐंठने का विरोध करती हैं, तो वो जो दृढ़ता होती है वो मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। और एक एकांक कोण या एक रेडियन विक्षेपित करने के लिए आरोपित बलागुण जो होता है वही मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। बच्चों सी से प्रदर्शित किया जाता है, मरोड़ी दृढ़ता सी से प्रदर्शित किया जाता है। अलग से आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। यहां सिर्फ आप जान लें कि मरोड़ी दृढ़ता पाई ईटा r की पावर 4.2L होती है, जहां ईटा उसका दृढ़ता गुणांक है, r उसकी त्रिज्या है और L उसकी लंबाई है और C मरोड़ी दृढ़ता है। बच्चों तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि भाई कुंडली पर जो बलयुग्म का गुण लगा है ये विक्षेपक है, ये विक्षेपित कर रहा है कुंडली को। तो जो ये मरोड़ी दृढ़ता है जो C से प्रदर्शित करते हैं, इसकी डिफिनीशन हमने कहा कि एक अंश विक्षेपित करने के लिए आरोपित बलागुण है ये C। तो अगर हमारी जो फाई कोण विक्षेपित हो गया तो हम समझ लें कि आरोपित बलागुण C फाई होगा। ये वापस लाने का प्रयास करता है, वापस लाने का जो काम होता है वो प्रत्यनयन होता है। मतलब एक धारा बहने से जो बलागुण लगा उसने घुमाने का प्रयास किया और जो मरोड़ी दृढ़ता थी वो वापस लाने का प्रयास करती है। जो वापस लाती है, साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करती है, उसको प्रत्यनयन बलयुग्म का गुण कहा जाता है। तो ये विक्षेपक है बच्चों, इसको विक्षेपक, उसको प्रत्यनयन बलयुग्म का गुण। और जब संतुलन आ जाएगा तो संतुलन की दशा में दोनों बलागुण बराबर हो जाएंगे तो कुंडली कुछ निश्चित कोण बनाते हुए रुक जाएगी। रुक जाएगी तो कितना मान लेते हैं भाई, यदि हम मान लें यदि इस विक्षेपक बलयुग्म के कारण कुंडली का विक्षेप फाई, कुंडली का विक्षेप फाई तथा विमोटी दृढ़ता, विमोटी को मरोड़ी भी कहा जाता है, मरोड़ी भी लिख रहे हैं, दृढ़ता C हो, तो भाई तार द्वारा आरोपित प्रत्यनयन बलयुग्म का गुण, प्रत्यनयन बलयुग्म का गुण बराबर हम लिखेंगे C फाई। बच्चों ध्यान से समझ लें C की डिफिनेशन, एक एकांक कोण विक्षेपित करने के लिए लगाया गया बलागुण ही मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। तो एक कोण विक्षेपित करने के लिए C, तो फाई कोण विक्षेपित करने के लिए C फाई। तो हमको मालूम है कहां फाई कोण विक्षेपित कर चुका है विक्षेपक बलयुग्म में, तो भाई ये उतना वापस ला चुका है। और संतुलन की दशा में क्या होगा बच्चों, ये समीकरण 1 समीकरण 2 ये घुमाना चाह रहा है, ये वापस लाना चाह रहा है, तो संतुलन की दशा में दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। संतुलन की दशा में क्या होगा, संतुलन की दशा में कि विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बराबर किसके हो जाएगा, प्रत्यनयन बलयुग्म के आघूर्ण के, प्रत्यनयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो भाई विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, आप निकाल चुके हैं, NIAB कितना आया हुआ है। प्रत्यनयन बलयुग्म का आघूर्ण आप निकाल चुके बच्चों C फाई। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर हम समझ रहे हैं कि C/NAB और इनटू फाई आ जाएगा। थोड़ा सा इस समीकरण को ध्यान से देख लें, क्या पा रहे हैं आप, C क्या है, C मरोड़ी दृढ़ता है। अगर आपको प्रत्यास्थता वाला चैप्टर थोड़ा सा भी याद हो तो उस टाइम आप सीखे थे कि जितने भी गुणांक होते हैं, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे दृढ़ता गुणांक, सब एक पदार्थ के लिए नियत होते हैं। तो C की वैल्यू भी तार के लिए नियत होगी। निर्भर करती है किस पर, वो आप सीखे थे, किस पर निर्भर करती है C का मान, भाई C निर्भर करता है ईटा माने दृढ़ता गुणांक पर, R माने त्रिज्या पर और L पर। भाई त्रिज्या ज्यादा तो C की वैल्यू ज्यादा, त्रिज्या कम तो C की वैल्यू कम, और L ज्यादा तो C ज्यादा, L कम तो C कम।
उल्टा, यल ज्यादा तो सी कम, यल कम तो सी ज्यादा, यल मतलब लंबाई उसकी। बस इतनी बातों पर निर्भर करती तो है, लेकिन एक तार के लिए सी की वैल्यू नियत होती है। तो हम सीख गए इसका मतलब सी नियतांक। यन क्या है? फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या क्या घट बढ़ जाएगी? नहीं घटे बढ़ेगी। ए क्या है? कुंडली द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, नियत रहेगा। बी क्या है? भाई उस नाल चुंबक और लौह करोड़ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम समझ रहे हैं कि C अपान एन ए बी नियतांक है। हम लिख रहे हैं चूंकि C अपान एन ए बी नियतांक, C अपान एन ए बी नियतांक है, नियतांक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि I प्रोपोर्शनल होगा फाई के। मतलब कि कुंडली का जो विक्षेप है फाई है, वो कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। यही धारा मापी का कार्य सिद्धांत है, यही धारा मापी का कार्य सिद्धांत है। धारा बढ़ेगी तो भाई विक्षेप बढ़ेगा, तो धारा भी बढ़ेगी, विक्षेप घटेगा तो धारा भी घटेगी। मतलब आप समझ गए, प्रबल धारा से प्रबल विक्षेप, दुर्बल धारा से दुर्बल विक्षेप, विक्षेप के अनुक्रमानुपाती धारा। तो यही धारा मापी का कार्य सिद्धांत है। कार्य सिद्धांत एक बार फिर से मन में बैठा लें। क्या कार्य सिद्धांत हुआ? भाई कुंडली में जब आपने धारा प्रवाहित की तो उस पर एक विक्षेपक बलयुग्म का गुण लगने लगा। कितना विक्षेपक बलयुग्म का? यही विक्षेपक है बच्चों। तो कुंडली पर विक्षेपक बलयुग्म का गुण कितना हो गया? यन आई ए बी साइन थीटा। चूंकि थीटा आपने कहा था हमेशा लंबवत होगा, तो थीटा 90 रख दिए तो टाउ बराबर यन आई ए बी आ गया। ये विक्षेपक का ही घुमा रहा है, लेकिन तार की मरोड़ी दृढ़ता, जो भी मोटी दृढ़ता है जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, वो एकांक कोण विक्षेपित करने का मतलब साम्य स्थिति में लाने का, वापस लाने का बल आघूर्ण होता है। तो अगर मान लें कि कुंडली का विक्षेप हम मान लें फाई और मरोड़ी दृढ़ता मान ले सी है, तो तार द्वारा आरोपित प्रत्यय क्यों कहा गया? क्योंकि वापस साम्य स्थिति में ला रहा है, बलयुग्म का गुण सी फाई हो जाएगा और संतुलन की दशा में दोनों बराबर गुण आपस में बराबर हो जाएंगे। बच्चों दोनों को आपने बराबर किया तो आपने पाया कि आई बराबर सी अपान एन ए बी इंटू फाई आया। राशि सी अपान एन ए बी आप समझ रहे हैं कांस्टेंट है, नियतांक है, तो आई प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, नहीं उल्टा, किसी कुंडली का जो विक्षेप होगा वो कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। धारा ज्यादा तो विक्षेप ज्यादा, धारा कम तो विक्षेप कम। यही धारा मापी का कार्य सिद्धांत है। सीख गए हैं? तो दो डेफिनेशन और यही सीख लेनी हमको, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता यस आई से प्रदर्शित किया जाता है। क्या डेफिनेशन है बच्चों? इसकी डेफिनेशन याद कर लें, रट लें कि भाई एकांक एकांक कोण विक्षेपित करने के लिए प्रवाहित की गई धारा, एकांक कोण विक्षेपित करने के लिए कुंडली में प्रवाहित की गई धारा ही धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। हम कहा कि फाई कोण विक्षेपित करने के लिए प्रवाहित, फाई कोण विक्षेपित करने के लिए नहीं, उल्टा बराबर, एकांक धारा से उत्पन्न होने वाला विक्षेप, उल्टा हो गया, सॉरी, एकांक धारा से कुंडली में उत्पन्न होने वाला विक्षेप, एकांक धारा से कुंडली में उत्पन्न होने वाला विक्षेप कुंडली की धारा सुग्राह्यता कहलाती है। अगर हम कह दें कि आई एम्पीयर धारा से कुंडली का विक्षेप फाई है, तो एकांक धारा से कितना हो जाएगा बच्चों? फाई अपान आई हो जाएगा। यही धारा सुग्राह्यता कहलाती है। सेंसिटिविटी है, एस से प्रदर्शित किया गया, धारा के लिए है आई लिख दिया गया। तो धारा सुग्राह्यता का हम एक सूत्र जान गए कि धारा सुग्राह्यता एस आई इज इक्वल टू हो गया फाई अपान आई। आप आई की वैल्यू निकाल चुके हैं समीकरण 1 में बच्चों। समीकरण 1 से आई का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको? एस आई इज इक्वल टू, एस आई बराबर हो गया फाई अपान, ये आया था बच्चों सी अपान, सी फाई अपान एन ए बी, तो सी फाई अपान एन ए बी, फाई से फाई कटा, एन ए बी उठ के गया ऊपर, तो एस आई इज इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों क्या?
एन ए बी अपान सी। ये धारा सुग्राहिता का व्यंजक हो गया एन ए बी अपान सी। जहां हम एक बात समझ लेंगे कि हाँ धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाएगी भाई, n का मान बढ़ाकर, n का मतलब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, a का मान बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ाकर, लेकिन c का मान घटाकर। c हम अभी सीखे थे कि c का फार्मूला आया था पाई ईटा r की पावर 4। r की पावर 4 है मतलब r पर सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, पावर 4 लगा हुआ है, तो r जितने कम होगा बच्चों हम समझ रहे हैं कि धारा सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। और r कम कैसे होगा, जब त्रिज्या कम होगी। अब त्रिज्या कम होगी तो हम समझ रहे हैं कि जो मरोड़ी दृढ़ता है उसका मान भी कम होगा और तब धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। बच्चों त्रिज्या कम होगी तो भाई हम, इसका मतलब तार बहुत पतला होगा। फास्फर ब्रांच इसीलिए प्रयोग में लाया ही जाता है कि फास्फर ब्रांच के बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं बच्चों, और वे मजबूत भी होते हैं तुलनात्मक रूप में, कि मतलब किसी और धातु का अगर आप खींचते हैं तो उतना मजबूत नहीं होगा जितना फास्फर ब्रांच का तार मजबूत होगा। तो मजबूत भी होगा, साथ साथ बहुत पतला खींचा जा सकता है। पतला जितना ज्यादा होगा धारा सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो फास्फर ब्रांच का तार इसीलिए ही प्रयोग किया जाता है कि उसके बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, इस कारण मरोड़ी दृढ़ता का मान कम हो जाता है और धारा सुग्राहिता का मान बढ़ जाता है। चलिए धारा सुग्राहिता सीख गए बच्चों, एक डेफिनेशन फिर से याद कर लें कि एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप, किसी कुंडली में या धारामापी में एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप ही धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। भाई अगर हम मान लें कि I धारा से उत्पन्न विक्षेप फाई, तो एकांक धारा से फाई अपान I हो जाएगा। एक फार्मूला तो फाई अपान I याद कर लिए और I का मान जब रख लिए तो हमको SI बराबर मिल गया n a b अपान c। हम ये भी सीख गए कि n का मान, a का मान और b का मान बढ़ाकर और c का मान घटाकर धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों एक परिभाषा और याद कर लें, टॉपिक खत्म हो जाएगी। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता भी सेम टॉपिक वैसे ही है कि भाई एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप, एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप, अगर V वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप फाई हो, V वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप हम मान लें कि हाँ फाई हो, तो एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप कितना हो जाएगा बच्चों, फाई अपान V हो जाएगा। यही वोल्टेज सुग्राहिता कहलाएगी। V SV से प्रदर्शित किया जाएगा। तो वोल्टेज सुग्राहिता SV बराबर हम एक फार्मूला सीख गए बच्चों, फाई अपान V। अब अगर हम मान लें कि कुंडली का प्रतिरोध R है, यदि कुंडली का प्रतिरोध R, यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो, कुंडली का प्रतिरोध R हो, तो बच्चों आप समझते हैं कि V बराबर I इंटू R हो जाएगा। V बराबर I इंटू R हो गया तो SV बराबर क्या हो जाएगा, तब वोल्टेज सुग्राहिता SV बराबर हो गया फाई बटे IR। अब आप फिर से समीकरण 1 से I का मान रख लीजिए। समीकरण 1 से I का मान रखने पर I का मान रखने पर SV बराबर फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फाई तो रहेगा ही। I की जगह पे आप समझ रहे हैं कि C फाई और बटे NAB हो जाएगा, R पहले से है, फाई से फाई कटा NAB उठ के गया ऊपर। हम समझ गए कि वोल्टेज सुग्राहिता SV बराबर आ गया NAB और अपान CR। थोड़ा सा ध्यान से और समझ लेना है। यहाँ भी हम सीख गए कि n का मान, a का मान बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ेगी बच्चों। लेकिन एक बात आप समझ लें अच्छे से, n माने फेरा बढ़ा देंगे, फेरा बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी और तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बच्चों हम जानते हैं तार का प्रतिरोध रो L अपान A होता है, अतः हम फेरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। एक घेरा का क्षेत्रफल है, तो एक घेरा क्या क्षेत्रफल है, तो भाई क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, अरे छोटा सा तार लगाएंगे तो छोटा सा क्षेत्रफल, बड़ा सा तार लगाएंगे तो बड़ा सा क्षेत्रफल, तो फिर तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो कोई लाभ दिख रहा है, कोई लाभ नहीं दिख रहा है। B हम अब सिर्फ वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाने के लिए सिर्फ किसका मान बढ़ा सकते हैं, B का। B से कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। B का मान बढ़ा दें, C का मान घटा दें, B का मान बढ़ा दें, C का मान घटा दें। बच्चों यहां भी थोड़ा ध्यान से समझ लें, इस फार्मूले से तो आप समझा ले जाएंगे कि हाँ धारा सुग्राहिता के लिए यानी B का मान बढ़ा दें, C का मान घटा दें,
धारा सुग्राहिता तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप n और a का मान बढ़ाते हैं तो यहां से आप सीख गए हैं कि तो वोल्टेज सुग्राहिता बच्चों भाई n और a का मान बढ़ाएंगे तो r का मान भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सुग्राहिता का मान घट जाएगा। तो n और a का मान बच्चों बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि b के मान को बढ़ाया जाता है और c के मान को घटाया जाता है मुख्य रूप से। तो ये वोल्टेज सुग्राहिता हो गई, धारा सुग्राहिता हो गई। वोल्टेज सुग्राहिता की क्या परिभाषा? एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता की क्या परिभाषा? एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। याद हुआ? एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता, एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता। दोनों का मान बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है और मरोड़ी दृढ़ता का मान घटाया जाता है। बच्चों मरोड़ी दृढ़ता का मान घटाने के लिए ही फास्फर ब्रांड का तार प्रयोग में लाया जाता है, और फास्फर ब्रांड का तार इसलिए प्रयोग में लाया जाता है कि उसकी त्रिज्या बहुत कम की जा सकती है। तो एक बार सब बात हम आपको फिर से हैं, उसके बाद आप घर पे जाएंगे, सबको लिखेंगे, लिख कर तैयार कर लेंगे। कल हम फिर से भाई अब आप चल कुंडली धारा मापी सीख गए हैं, तो चल कुंडली धारा मापी के बाद एक दूसरी धारा मापी भी और है, उसका नाम कीलकित चल कुंडली धारा मापी। अंतर क्या होता है कि इसमें जो कुंडली थी वो फास्फर ब्रांड के तार से लटका दी गई है, उसमें दो चूलों पर टिका दी जाती है, बस अंतर सिर्फ इतना ही होता है। इसमें क्या होता है कि विक्षेप समतल दर्पण और लैंप से उत्सर्जित प्रकाश द्वारा पैमाने पर पढ़ा जाता है। उसमें डायरेक्ट एक पॉइंटर संकेतक लगा होता है, वो संकेतक ही पैमाने पर चलता है। तो उसको फिर से पढ़ा जाएगा, एक बार इसको दोहरा लें। भाई चल कुंडली धारा मापी हमको सीखनी ही थी। क्या डिफिनेशन बता देंगे? वह धारा मापी जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है, चल कुंडली धारा मापी कहलाती है। रचना चित्र में प्रदर्शित है क्या? मुख्य रूप से एल्युमिनियम का एक आयताकार फ्रेम है जिस पर तांबे के तार की अनेक फेरों के रूप में लपेटी गई कुंडली है। यह कुंडली फास्फर ब्रांड के बहुत पतले तार द्वारा नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच लटका दी जाती है। तार का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली के भीतर एक बेलनाकार लौह क्रोड इस प्रकार से रखा होता है कि वह कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। आप बता दें कि टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है, T2 से बाहर निकल जाती है, और कुंडली का विक्षेप एक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश और समतल दर्पण द्वारा पैमाने पर पढ़ा जाता है। याद हो गया रचना? कार्य सिद्धांत बच्चों समझाएंगे क्या? आप समझाएंगे कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। यही चल कुंडली धारा मापी का भी कार्य सिद्धांत है। तो हम मान लेते हैं कि माना N फेरों तथा A क्षेत्रफल की कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं। हम मान लेते हैं कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो कुंडली पर विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों, N I A B sin थीटा। M भी sin थीटा पढ़े थे बच्चों। M की वैल्यू ही आप N I A जानते थे, तो टाउ बराबर चूंकि थीटा 90 था बच्चों, तो टाउ बराबर N I A भी आ गया। ये विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण आ गया। यदि इस विक्षेपक बलयुग्म के कारण कुंडली का विक्षेप फाई तथा विमोटी दृढ़ता या मरोड़ी दृढ़ता का मान C हो, तो हम भाई तार द्वारा आरोपित प्रतिनयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? C फाई। इसी की डिफिनेशन हम सीख गए थे कि एकांक कोण विक्षेपित करने के लिए लगाया गया बल आघूर्ण है वो, और संतुलन की दशा में दोनों बल आघूर्ण आपने बराबर कर लिया, तो I की वैल्यू मिल गई C/NAV * फाई। चूंकि C/NAV कांस्टेंट था बच्चों, तो आपने कहा कि धारा विक्षेप जो कुंडली का विक्षेप है वो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही धारा मापी का कार्य सिद्धांत है। खत्म कार्य सिद्धांत। अभी दो डेफिनेशन और याद कर लेनी है धारा मापी की। धारा सुग्राहिता क्या डिफिनेशन? किसी धारा मापी में एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप, किसी धारा मापी में एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो यदि हम मान लें भाई आई धारा से उत्पन्न विक्षेप फाई हो, तो एकांक धारा से फाई/I हो जाएगा। आई का मान आप रखिए तो एक सूत्र आपको और मिल गया धारा सुग्राहिता का। अब हम वोल्टेज सुग्राहिता बच्चों सीख रहे हैं। वोल्टेज सुग्राहिता की क्या परिभाषा? एकांक वोल्टेज, किसी धारा मापी पर आरोपित एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप।
यदि हम मान लें कि V वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप फाई, तो एकांक वोल्टेज से उत्पन्न विक्षेप बच्चों क्या होगा, फाई अपान V, और परिभाषा से हम समझिए कि वोल्टेज सुग्राह्यता हो गई, SV से प्रदर्शित करेंगे, फाई अपान V हो गया। यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो हम समझ रहे हैं बच्चों V बराबर I इंटू R भी होता है, तो V को हमने IR में रिप्लेस कर दिया। I की वैल्यू समीकरण 1 से आपने रख ली तो आपको वोल्टेज सुग्राह्यता का एक सूत्र मिल गया, V अपान CR। आप सीखे यदि n और a का मान बढ़ाते हैं तो r का मान भी बढ़ जाता है, इसलिए वोल्टेज या धारा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए n और a के मान को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, किंतु b के मान को बढ़ाने और c के मान को कम करने से धारामापी की धारा सुग्राह्यता का मान भी बहुत बढ़ जाएगा और वोल्टेज सुग्राह्यता का मान भी बहुत बढ़ जाएगा। तो बच्चों आप बढ़ा लीजिएगा, आप भी खुद बार बार अभ्यास कर लीजिएगा। आज की वीडियो यही समाप्त होती है बच्चों। कल हम कील के चल कुंडली धारामापी लेकर आएंगे, तो साथ साथ धारामापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण सीखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान लें कि बोर्ड परीक्षा में तो एकदम आ रहा है, बाकी कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उसको सीखने से पहले इसका सीखना एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप आज खुद जाकर सीख लेंगे और सीख कर आगे के लिए तैयार रहेंगे। तो अगली वीडियो में हम लेकर फिर से आते हैं धारामापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। तब तक के लिए बच्चों शुभ रात्रि।